हर बच्चे की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है कि बड़े होकर के मुझे इस पद पर जाना है। तो उसी तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी है। लोग आपाधापी में अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को ही भूल रहे हैं। कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी के जैसे कुछ एप्स भी आ गए जिस पे हर चीज बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी ज्यादा फ्लरिश हुई है, कोई ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा मिला है? आज के समय में राजयोग का क्या महत्व है? हर व्यक्ति जो धनवान है, जो वाहन से युक्त है, जो लक्ष्मी से युक्त है, जिसका सुंदर मकान है, जिसकी सुंदर पत्नी है, जिसका सुंदर परिवार है, उसी को राजयोग है। अगर कोई यह दुस्साहस कर रहा है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं, किसी का व्यापार बंद कर दूं, किसी को आगे बढ़ने से रोक दूं, किसी की प्रगति को मैं बाधित कर दूं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से न तो ज्योतिषी है, न तो तांत्रिक, वह अपराधी है। अगर आप 108 बार भी किसी मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, जप कर लेते हैं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो आने वाले टाइम में क्या हम योगी जी को एज अ प्रधानमंत्री देख सकते हैं? 90% हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं या मेरी जानकारी में है जो ज्योतिष को या इस एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। जो आपने इतना अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, जी आभार है आपका उसके लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा महाराज जी आपसे कि जी आप ज्योतिष बने, जी एस्ट्रोलॉजर आप बने, तो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि मतलब आपने कैसे सोचा इस बारे में कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनना है, जो कि प्रेजेंट टाइम में, जी वर्तमान स्थिति में आपका बहुत ज़्यादा नाम है पूरे जी लखनऊ भर में, जी। इससे बाहर भी। तो आपको कैसे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि अब आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं? देखिए बचपन में शुरुआत से पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बच्चे की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है कि बड़े होकर के मुझे इस पद पर जाना है, ऐसे बैठना है, ऐसी व्यवस्था में मुझे सम्मिलित होना है। तो उसी तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। तो जब क्या होता है कि आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, जो आपको गाइड करते हैं, वो आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और बहुत सामान्य परिवार से मैं निकल करके और अपने जीवन की राह बनाने के लिए मैंने संस्कृत की शिक्षा को चुना। अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट भी इसी विषय पर बहुत रहा कि मुझे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और सनातन धर्म को कहीं न कहीं एक नई ऊर्जा देनी है और उसे बचा कर रखना है। आजकल भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है। लोग आपाधापी में अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म को ही भूल रहे हैं। भूल रहा है। तो हमें ऊँचाइयाँ चाहिए, लेकिन संस्कारों के साथ। हमें ऊँचाइयाँ तो मिल रही हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों से कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे पूज्य गुरुजनों के शुभाशीष से मुझे अपने अंधकार भरे जीवन में संस्कृत का ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे जीवन में जब आया, तो मैंने स्वयं को प्रकाशित किया और अपने आसपास या अपने संपर्क में आने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, मैंने सबको प्रकाशित करने का प्रयास किया। और वहीं से मन में इच्छा जागृत हुई कि ज्योतिष क्यों हम पढ़ें? ज्योतिष को वेद के नेत्र कहा गया। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनके नेत्र कहा गया है कि ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र है। और हम जहाँ से ज्ञान की परिकल्पना शुरू करते हैं, वहाँ सबसे पहला हमको क्या मिलता है? वेद मिलते हैं। वेदों की शिक्षा के बाद ही हम आगे की शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। संस्कृत पद्धति में या गुरुकुल पद्धति में देखा जाए तो वेदों का बहुत महत्व है। वेद की शिक्षा लेने के बाद कोई भी छात्र हो, वह पूरी तरीके से परिपक्व शिक्षित हो जाता है और वह अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाता है। अभी क्या हुआ ना महाराज जी कि कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी के जैसे कुछ एप्स भी आ गए जिस पे हर चीज़ बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा फ्लरिश हुई है, कोई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा बढ़ावा मिला है? क्या इससे पहले एस्ट्रोलॉजी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी क्या?
सबसे पहली बात तो ये है कि हम्म। आज का जो युग है वो आधुनिक है। हर व्यक्ति मोबाइल से ही कनेक्ट है। आप देखते हैं कि कोई किसी के पास बैठना पसंद नहीं करता। हाँ। हर व्यक्ति मोबाइल में अपना समय देता है। तो वो साधन ढूंढता है कि जिस चीज को मुझे आवश्यकता है वो मुझे मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाए। उपलब्ध हो जाए, है ना? हमको भाग दौड़ ना करनी भाग पड़े दौड़ उसके ना लिए। करनी पड़े। भाई हम्म। आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे, किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेंगे, समय लेंगे। हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे आपको वेट भी करना पड़े। लेकिन हम आज वेट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो मोबाइल पर ऐप के माध्यम से ज्योतिषी अपना समय देते हैं, जिसका वो भले ही पारिश्रमिक लेते हों, हम्म। लेकिन वे अपने ज्ञान से जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको अपनी मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आज के समय को अगर देखें और आज के 10,000 साल पहले को देखें, क्योंकि ज्योतिष की जो रचना हुई वो आज के 10,000 साल पहले हुई। महर्षि पाराशर ने जब ज्योतिष की संरचना की और विषयों को जब सटीक तरीके से रखा और उन्होंने जब लिखा, तब आज का आधुनिक युग जैसा है तब ऐसा नहीं था। ज्योतिष में लिखा गया कि राजयोग है। अब आज के समय में राजयोग का क्या महत्व है? हर व्यक्ति जो धनवान है, जो वाहन से युक्त है, जो लक्ष्मी से युक्त है, जिसका सुंदर मकान है, जिसकी सुंदर पत्नी है, हम्म। जिसका सुंदर परिवार है, हम्म। उसी को राजयोग है। राजयोग है। और पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। अब पत्रिका में कहीं राजयोग लिखा हुआ है तो वो आज के 10,000 साल पहले लिखा जा चुका। और आज की जो गणना है वो ज्योतिषीय गणना से भिन्न है, क्योंकि जो सिलेबस 10,000 साल पहले लिखा जाएगा वो आजकल के जो बच्चे हैं उनके माइंडसेट का क्या है, वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो ज्योतिष भी बदल चुका है, इसीलिए ऐप ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत सारे ऐप हैं, हम्म। एस्ट्रोलॉजी के तमाम ऐप हैं। बहुत सारे नए एस्ट्रोलॉजर जो हैं, हम्म। जो नई उम्र के हैं, वो आज की ज्योतिषीय जो विषय है उसको समझते हैं हम्म। और वो अपना जो है फलादेश करते हैं और लोगों के जीवन में वो सटीक उसको परिणाम भी देते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम्म। महाराज जी, हम्म। तो अभी भी कई लोगों के मन में क्या है ना कि हम्म। ये सब अंधविश्वास है, हमें इस हाँ। पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम्म। एक तबका ऐसा है अभी भी हाँ जो नहीं मानता। जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसे लोगों को जिनको ये अंधविश्वास लगता है? देखिए, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। सबसे पहले मैं इस बात को एकदम क्लियर कर दूं। हम्म। दूसरी बात, ज्योतिष कभी भी आपको बाध्य नहीं करता है कि आप मेरे पास आइए। ज्योतिष या किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा कि आप मुझे आइए और मुझे ऐसा करिए, ऐसा मुझे दिखाइए। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है वो वास्तविक स्वरूप में ज्ञान होता है और जिस चीज का ओरिजिनल है उसी का फोटोकॉपी होगा। अंधविश्वास का प्रश्न यहाँ पर इसलिए उठता है क्योंकि ज्योतिष वाकई में एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपको आने वाली घटनाओं को पहले से ही बता देता है। अच्छा। जैसे बारिश होगी, सबको पता है बरसात का मौसम आएगा, निश्चित रूप से बारिश होगी। और कभी कभी तो सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, कोई कंफर्म नहीं होता है कि बारिश कब हो जाए। वैसे इवन गर्मी के मौसम में तो बारिश होती ही, बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में बारिश होगी। हम बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अगर ज्योतिष का छाता ले लेंगे, एस्ट्रोलॉजी का छाता ले लेंगे, तो जो बारिश में हम और हमारे कपड़े भीग जाते हैं वो सारे कपड़े नहीं भीगेंगे। हाँ, तो जो उसका प्रभाव होने वाला प्रभाव है है वो कम उससे, हो जाएगा। हाँ, बच सकते हैं हम। हाँ, और आगे आने वाली घटनाओं से हम पहले से ही आगाह हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और हम उन ग्रहों से संबंधित सटीक उपाय करके उनके जो फल हैं कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाएगी और दूसरा हमारा जीवन बड़ी घटनाओं से बच जाएगा। आपको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है हम्म, जीवन पर इम्पैक्ट डालती? निश्चित रूप से। कैसे? आप जैसे ही आप अपना जीवन शुरू करते हैं, आप देखते होंगे कि सुबह आप तैयार होते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप अपने ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस के लिए कहीं भी जाते होंगे, तो हर ग्रह का आपके शरीर से, आपके बॉडी से, आपके जीवन से कनेक्शन है। उस कनेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? जब आपको भूख लगेगी, जब आपको प्यास लगेगी, तो जब आपको प्यास लगेगी तो वहां पे आपका कुंडली में चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा अच्छा। कि आपको प्यास लगी। ओके। आपको अगर ब्लड निकल रहा है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई और ब्लड निकला, हम्म। तो वहां पे चंद्रमा और मंगल दोनों का संबंध हो गया। या आपको गुस्सा आ गया तो आपका कुंडली में मंगल का प्रभाव शुरू हो गया।
आपके अंदर बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, लगातार कई सारे विचार आ रहे हैं एक ही समय में, तो आपके कुंडली में और आपके जीवन में चंद्रमा एक्टिव हो गया। चंद्रमा है वो मन का कारक है, सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं आत्मा की आवाज को सुन सकता हूँ, मेरी आत्मा ने ऐसा कहा। आत्मा कभी किसी से कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो आपको इशारों में इंगित करती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वो भाव आपके जो अंदर आते हैं वो सूर्य ग्रह से आते हैं। इसी तरह बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। आपके अंदर जो अच्छा ज्ञान आ गया, कुछ चीजों की आपको समझ हो गई, तो वहां हमारी कुंडली में बृहस्पति एक्टिव हो गया। हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा भाषण कर रहे हैं, अच्छी भाषा शैली है हमारी, तो निश्चित रूप से हमारी कुंडली में बुध एक्टिव हो गया। हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, फैशनेबल दिख रहे हैं, वेल मेंटेन हैं, और हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब है कि हमारी पत्रिका में और मेरे जीवन में शुक्र एक्टिव हो गया। शुक्र लग्जरी के कारक है, और हमारे अंदर जो सेवा करने का भाव है वो शनि से आता है। शनि दास हैं, सेवक हैं। तो ये हर तरह का संबंध आपके बॉडी से इन्हीं ग्रहों का है। जैसे आपने शुक्र की बात करी, हाँ, तो जो कि लग्जरी से हाँ, रिलेटेड है, तो ये जितने भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी हाँ, हाँ, कंट्री के, इनका सबका जो है शुक्र मतलब इनके हाँ, कुंडली पे बैठा हुआ है। निश्चित रूप से। अच्छा। देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं, और कुछ पत्रिका में शुक्र की स्थिति बहुत बलवान होती है। जैसे कि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के माने गए हैं। उच्च के ग्रह जो होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। अच्छा। इवन ये कह सकते हैं कि उनका जो शुभ फल है वो हमें मिलता है। शुक्र लग्जरी को दर्शाते हैं, व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को एकदम चेंज कर देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जाना होगा जो जीरो से हीरो बन गए, हाँ हाँ, है इनफैक्ट ना? ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत सारे लोग होंगे। हम्म। और उनका जो रहन सहन था, उनका जो पहनावा था, उनका घर था, उनकी गाड़ी थी, तो वो सब चेंज हो गया, लग्जरी आ गई, और वो अब महंगी महंगी कारों में चल रहे हैं, बहुत महंगी चेन पहने हुए हैं, अंगूठियां पहने हैं, आभूषण पहने हैं, और बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और जहां भी जाते हैं वहां लग्जरी ही लग्जरी है। तो निश्चित रूप से उनकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति बलवान है, तभी उनको इतना सुख मिल रहा है। अच्छा महाराज जी, जब कोई भी मान लो हम्म, एस्ट्रोलॉजर हम्म, बनने का डिसाइड करता है या एस्ट्रोलॉजर बनता है, तो उसको कुछ रिचुअल्स भी फॉलो करने होते हम्म, होंगे, या एक एस्ट्रोलॉजर जो है जब वो इस श्रेणी में आ जाता है हम्म, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, ज्योतिष हम्म। के क्षेत्र में, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो संस्कृत विषय ही ऐसा है जिसमें आपको नियम आने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, बस कुछ पॉइंट्स उन्हें पता हो गए और वो खुद को एस्ट्रोलॉजर समझने लगे, हाँ, गिने चुने पॉइंट। गिने चुने। हाँ। जैसे कि उन्होंने किसी से सुन लिए या उन्होंने कहीं पे पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है, मैंने आपको पहले बताया कि वेद के नेत्र हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए और एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको किसी योग्य गुरु की शरण में जाना होगा। और ये जो विद्या है, ये गुरुमुखी विद्या है। गुरु अपने मुख से जब तक आपको ज्ञान नहीं देगा, तब तक आपको ये ज्योतिष नहीं आने वाला। गुरु आपको बैठ करके पढ़ाएगा, और जो आपको गुरु आपके पढ़ाएंगे वही आपको आत्मसात करना है, क्योंकि कोई किताब आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकती। अगर किताबें किसी को एस्ट्रोलॉजर बनाती, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर वही बनता जो किताबें बेच रहा होता, हाँ, या जिसने लिखी होती। ये जिसने लिखी होती। हाँ। सबसे ज्यादा उसी को तो ज्ञान होता। जैसे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लखनऊ में ही आपके हैं, दिल्ली में है। तो उन्होंने जो डिग्रियां ली हैं वो ऐसे तो ली नहीं है, क्योंकि दवाएं तो मेडिकल स्टोर पे ही भी बिकती हैं। तो सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही होता जिसका मेडिकल स्टोर है। फिर हम क्यों वहां जाते हैं, क्यों डॉक्टर को दिखाते हैं, क्यों इतनी महंगी फीस देते हैं? ये जो तंत्र मंत्र होता है, जी। जिसे जादू टोना भी कहते हैं, हम्म, ये एस्ट्रोलॉजी हम्म। से कैसे अलग है? इनके बीच कोई मेजर डिफरेंस है? नहीं, निश्चित रूप से इसका संबंध हम कह सकते हैं कि नहीं है, अच्छा। क्योंकि ज्योतिष जो है वो परिमार्जित ज्ञान से प्रकाशित है। ज्योतिष परिमार्जित ज्ञान से इसलिए प्रकाशित है क्योंकि वो वेद के नेत्र है, और इसमें एक एक चीज जो लिखी है वो प्रामाणिक है।
महर्षि पाराशर ने जो भी कुछ लिखा है, सिद्धांत लिखे हैं, वो सब प्रामाणिक हैं, वो व्यक्ति के जीवन पर घटित होते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन, ये सब 10 महाविद्याएं हैं। और उन 10 महाविद्याओं में जो माता बगलामुखी हैं, उनका एक बड़ा स्थान है। और माता की आराधना से ये सभी विद्याएं एक्टिव होती हैं। और इसके लिए योग्य गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। जब तक हम योग्य गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमें तंत्र मंत्र यंत्र, 3 ही विधान होते हैं। एक तो मंत्र है, और दूसरा तंत्र है, और तीसरा यंत्र है। तो यंत्र विद्या जो है वो भी हमें ईश्वर की आराधना का एक माध्यम है। तंत्र भी है, जैसे माता काली जो है वो तंत्र विद्या से बहुत प्रसन्न होती है। वो माता भगवती की आराधना करने का एक साधन मात्र है। इससे हम क्या करते हैं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। तो क्षमता है, ताकत है, सकारात्मक ऊर्जा है। हम उसे जिस दिशा में ले जाएंगे, उस दिशा में वो मुड़ जाएगी। चाहे आप गलत काम के लिए करें अथवा सही काम के लिए करें। लेकिन ज्योतिष में और तंत्र विद्या में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये तंत्र में जैसे अगर मान लो हम कोई गलत काम करें, मेजरली अभी क्या हो गया ना कि तंत्र का, जादू टोने का गलत चीजों के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट जो करवा रहा है, मतलब जो कर रहा है, चाहे उसको ज्योतिष कहें या तांत्रिक बाबा कहें, तो क्या ये गलत कामों का फर्क इम्पैक्ट उस पर भी पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से जो इस तरह के कार्य करवाते हैं, पहली बात तो ये पूरे तरीके से अंधविश्वास ही कहा जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो पंडित जी हैं या जो तांत्रिक हैं, ज्योतिषी हैं, वो तंत्र विद्या किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे, पहली बात। और अगर कोई यह दुस्साहस कर रहा है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं, किसी का व्यापार बंद कर दूं, किसी को आगे बढ़ने से रोक दूं, किसी की प्रगति को मैं बाधित कर दूं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ना तो ज्योतिषी है, ना तो तांत्रिक है, वह अपराधी है, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि जो कार्य, जो विद्या आपको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित ना करे, वह विद्या किसी काम की नहीं है ना। तो हम इसका समर्थन नहीं करते। हम हमेशा इस बात को पहले से कहते चले आए हैं कि विद्या हमेशा व्यक्ति को प्रकाशित करती है, ज्ञानवान बनाती है, और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ना कि किसी का बुरा करती है। महाराज जी, मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या होता है? जैसे हम लोग हैं कि जो नॉर्मल सभी लोग करते हैं, पब्लिक करती है कि माला उठाया और जाप करने लगे। कहते भी हैं कि इतने बार अगर आप किसी माला का या मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसके बारे में क्या है कि मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है और कितनी बार करना होता है जो हमारा कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाए? ऐसी मैंने मान्यता सुनी। देखिए, बहुत ऐसे शुभ मुहूर्त वर्ष भर में आते हैं। तो हम अगर उस शुभ मुहूर्त में स्वयं को पहले तो शुद्ध करना होता है, गंगा जल से स्वयं को पवित्र करिए। और उसके बाद आप किसी भी रुद्राक्ष की माला पर या तुलसी की माला पर आप उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसे आपने रुद्राक्ष की माला ली और रुद्राक्ष की माला से आपने ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ किया, तो पहले तो सबसे पहले माला को बाहर नहीं दिखाना है। माला को हम सिर्फ एक माध्यम मानते हैं कि हम इस पर गिनेंगे, काउंट करेंगे। और आप 108 बार उस माला का जो एक पूरा राउंड है, चक्र है, वो 108 से ही कंप्लीट होता है। तो 108 से जो हम कंप्लीट करेंगे उसको, तो हमें उसका फल मिलेगा, यानी कि वो मंत्र कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा। जब हम उस शुभ मुहूर्त में इस मंत्र का जप करेंगे, जो भी मंत्र का जप करेंगे, तो ये हमारा जो है विधान, आपको पूरब की दिशा में बैठना है, स्वयं को पवित्र करना है। और उसके बाद आप कोई कुश के आसन पर या किसी पवित्र आसन पर आप बैठिए और पूरी तरीके से आप अपने आप को प्रभु में केंद्रित कर दीजिए। केंद्रित करने के बाद किसी जपमाली में आप माला को रखिए और एक एक करके आप मंत्र का उच्चारण, आपको बाहर नहीं करना है, उच्चारण आपको मन ही मन करना है। और स्वयं को समाधि स्थल पर, जैसे आप समाधि के रूप में हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको हो जाना है। अच्छा। और आप मंत्र को जो है अपने मन ही मन उच्चारण करिए, यहाँ से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो 108 बार करने के बाद 108 बार करिए। ये किसी विशेष मुहूर्त में, जैसे हमारे वर्ष में अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता है, अभी
जिस दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया वर्ष भर में एक सबसे बड़ा और अबूझ मुहूर्त है, जो सभी मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन की गई साधना व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देती है, और उस दिन किए गए जितने भी मंत्र हैं वे सब सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप 108 बार भी किसी मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, जप कर लेते हैं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उन सभी का ये कहना था कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है, वो आने वाले टाइम में ये जो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं प्रिडिक्शंस देते हैं कि ये होने वाला है, ये ग्रह आपकी कुंडली में आने वाले हैं, प्रकोप बनने वाला है, इन एस्ट्रोलॉजर्स से बेस्ट प्रिडिक्शन एआई देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। उन सभी का ये कहना था। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां तक प्रश्न आपने किया है, तो ये किसी मानव ने ही इसको बनाया है, और हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, प्रति पल हमारे मन में लाखों विचार आते हैं। तो एआई हमारे मन में, मस्तिष्क में आने वाले विचारों को नहीं पढ़ सकता। आपके इंट्यूशन पे। हाँ, आपने जो उसको डेटा दिया, आपने कुंडली सॉफ्टवेयर देखा होगा, कुंडली सॉफ्टवेयर में आपने जो डिटेल फिल कर दिया, उसका ही वो प्रिडिक्शन कर पाएगा। आपके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं, आपके मन में, मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, उनको एआई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ज्योतिष जो है वो आपके अंदर जो भाव पैदा होते हैं, जैसे हम किसी पत्रिका का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ लग्न में शनि विराजमान है, भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, पंचम भाव में गुरु विराजमान है। तो हमने आज के 10 साल 15 साल पहले जो किताबें पढ़ी थी, जो ज्ञान अर्जित किया था, और जो अभी तक निचोड़ है इतनी सारी कुंडलियां देखने के बाद, वो निचोड़ ही हम उस व्यक्ति को, यानी हम जिसकी पत्रिका देख रहे हैं उसको बताते हैं। अच्छा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसी डेटा को देख करके वही वही चीजें बता देगा जो उसके पास पहले से सेव होगा, ना कि उसमें कुछ नई चीजें इंक्लूड करके बताएगा। तो इसलिए आज जो माध्यम ज्योतिषियों का है, जो ज्ञानवान ज्योतिषी हैं, जो डिग्री धारक हैं, जो किसी अच्छे संस्थान से पढ़ाई करके आए हैं, डिग्री ले करके आए हैं, परीक्षा पास करके आए हैं, उनका जो स्थान है वो बना रहेगा। चीजें अच्छी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। हमारा भारत तरक्की कर रहा है, प्रौद्योगिकी और हमारी जो नई नई तकनीक हैं वो बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर इसका उपयोग किया जाना है, इसका उपयोग वहीं किया जाए, वही ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं, वही सही बात है कि एआई इंट्यूशन के मामले में शायद अभी इंसान से बेहतर नहीं है। नहीं है। अगर मंत्र विद्या की बात करें, तो क्या चार्ट के माध्यम से हम अपने इष्ट देव या हमारे लिए कौन सा मंत्र का जाप करें जो हमारे लिए बेस्ट हो, ये जान सकते हैं चार्ट के माध्यम निश्चित रूप से? से। आप अपनी पत्रिका में अगर आप देखेंगे तो जो कुंडली का जो पंचम भाव होता है, जिसको हम ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव कह सकते हैं, तो पंचम भाव से वहां का जो स्वामी ग्रह होता है, अथवा जो ग्रह वहां पर विराजमान होता है, तो हम वहां से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे इष्ट देव हैं, और उनकी आराधना करके हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से निश्चित रूप से बच सकते हैं, और हम अपने जीवन को संघर्ष से धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ये आप अपनी पत्रिका को देख करके जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये भी बताया जाता है, मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं, उसी से मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर का मैं देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि मरकरी, दैट इज बुध, बुध ग्रह का प्रकोप जो है या उसकी उम्र जो है 16 वर्ष तक होती है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए जरा। देखिए, जो महादशा का काल होता है, महादशा का समय होता है, जैसे किसी पत्रिका में चंद्रमा की महादशा आ गई, तो उसकी कुंडली को देखना होता है कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा की पहले तो क्या स्थिति है, फिर चंद्रमा किन किन चीजों के कारक हैं। चंद्रमा जैसे दूध के कारक हैं, चंद्रमा तरल पदार्थों के कारक हैं, चंद्रमा जितनी चीजें लिक्विड में आती हैं उनके कारक हैं चंद्रमा, और चंद्रमा मन के भी कारक हैं। चंद्रमा जो है वो ऐसी चीजों को दर्शाते हैं जो वाइट हैं, वाइट चीजों पे चंद्रमा का प्रभाव माना गया, जैसे चावल है, दही है, इन सब चीजों पे चंद्रमा का प्रभाव माना गया क्योंकि ये वाइट होती हैं। तो 10 साल के लिए चंद्रमा की महादशा आ गई। अच्छा। तो 10 साल के लिए उस व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा से मिलने वाले शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों उसको मिलेंगे। अगर चंद्रमा की स्थिति उसकी पत्रिका में अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि नीच राशि में चंद्रमा है,
खराब भाव में चंद्रमा है, या राहु केतु के साथ चंद्रमा है, या शनि के साथ चंद्रमा है, तो जिस ग्रह के साथ चंद्रमा है वो उसको उसी तरह के रिजल्ट करेगा। अच्छा। लेकिन जहां तक आपने अवस्था की बात करी, तो शनि जो है वो वृद्ध ग्रह है, वो धीरे 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 फल देते हैं। सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, और जैसे नौजवान व्यक्ति होता है 30 साल का 35 साल का, वो बिल्कुल उस तरह के हैं। चंद्रमा भी जो है उनमें तीव्रता है, बहुत जल्दी काम करते हैं, जैसे कि वो एक राशि को 2.25 दिन में ही छोड़ देते हैं, बहुत फास्ट। मन की गति को कौन जान पाया है, कितना तेज मन चलता है। उसी तरह मंगल जो है वो सौर्य के कारक हैं, ग्रहों में सेनापति हैं। सेनापति जानते हैं आप कितना एक्टिव होता है। तो बृहस्पति जो है वो मध्य आयु के हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं, परिमार्जित ज्ञान है। बुध जो है वो बालक हैं, राजकुमार के समान है। अच्छा। क्षणिक रूप से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसी तरह शुक्र है, शुक्र पत्नी के कारक हैं, सुंदर लग्जरी चीजों के कारक हैं। तो सुंदर महिला का स्थान जो है वो शुक्र के पास है। शनि के पास दासत्व का भाव है, यानी कि सेवा करने का भाव है। जैसे कोई सेवक, कोई नौकर अपने राजा की सेवा करता है, वो भाव शनि के अंदर है। तो इस तरह मंगल हो गया, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए। राहु और केतु के पास कोई अस्थाई निवास नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है, तो वो वो इधर छाया उधर ग्रह हैं। भटकते रहते वो हैं। जिसका साथ पा जाते हैं उसी के जैसा स्वरूप बना लेते हैं। ऐसा भी होता है क्या कि हम्म जैसे दो ग्रह हैं या कुछ ग्रह हैं जिनकी आपस में ही नहीं बन रही, मतलब कि अगर वो दोनों एक साथ किसी की कुंडली में आ जाएं तो उसका निश्चित ही नुकसान ही करेंगे। जैसे मार्स और मरकरी के बारे में ऐसा है कि अगर वो दोनों एक साथ आपकी कुंडली में आ जाते हैं, आपके वो दोनों ग्रह आपकी कुंडली में, तो उसका असर आपके बच्चे पर भी दिखेगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके देखिए, बारे में? ऐसे सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं, और वो अपना प्रभुत्व चाहते हैं। राजा को कोई आदेशित करे उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगेगा। तो बृहस्पति जो है वो परिमार्जित ज्ञान के कारक हैं, और वो देवताओं के भी गुरु हैं। बृहस्पति तो बृहस्पति की मित्रता सूर्य के साथ है, क्योंकि वो उनको मानते हैं कि ये तो देवताओं के गुरु हैं और हम राजा हैं, और राजा को गुरु जी की सलाह तो जरूर लेनी चाहिए, इसलिए उनकी उनसे मित्रता है। मंगल शौर्य के कारक हैं, तेज के कारक हैं, और वो सेनापति हैं। सेनापति का बुध, जो कि नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है। बुध जो है ना तो महिला है ना तो पुरुष है, स्वभाव उसका राजकुमार के जैसा है, छोटे बच्चे की तरह है, लेकिन ना तो वो महिला है ना वो पुरुष है, वो नपुंसक है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो तेज प्रकट कर सके, लेकिन उसके पास स्किल बहुत है जो किसी के पास नहीं है। अच्छा। जैसे भाषण करने की जो कला है, बोलने की जो कला है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, जब वो बोलने लगते हैं तो बिल्कुल सम्मोहन छा जाता है। लोग साइकिल रोक करके उनकी आवाज को सुनने के लिए दौड़ते हैं कि अरे 5 मिनट के लिए मैं सुन लूं। तो ऐसी कला जो है, ऐसी स्किल जो है, वो बुध लेकर के आते हैं। तो बुध का मंगल के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, बुध और मंगल अगर एक साथ होंगे? हाँ, क्योंकि एक तो जबरदस्त क्रोध, जबरदस्त शौर्य, और दूसरा स्किल। तो जो व्यक्ति क्रोधित होगा वो अच्छी भाषा शैली कैसे बोलेगा, तो उसकी स्किल काम नहीं आएगी। लेकिन कोई राजा है और उसके साथ अच्छा गुरु मिल जाए उसको, तो साम्राज्य को निश्चित रूप से वो बढ़ा देगा। तो हर किसी का, हर ग्रह का एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड, अच्छा संबंध, अच्छे मित्र के रूप में दर्शाता है। अगर इस साल की बात करें 2025 की, जो कि ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है, और जो आने वाला साल है 2026, तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है 2025 के बारे में और 2026 के बारे में, कि आने वाला टाइम जो है 2026 का और ये 2025 का टाइम चल रहा है जो बचा हुआ है अभी फेज, इसमें क्या बुरा होने वाला है और क्या अच्छा? देखिए, अभी वर्तमान अगर देखा जाए तो मई का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और जून अभी आएगा। तो बृहस्पति की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बृहस्पति धन के जो है कारक है जून के बाद से। हाँ, तो बृहस्पति का जो फल है, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, बिना धन के जीवन नहीं चल पाएगा। हाँ, नहीं चल पाएगा। तो हर किसी को धन चाहिए। तो 12 राशियां हैं, इसी में से एक राशि कोई आपकी होगी। तो आपकी जो राशि होगी उसके अनुसार वर्ष भर का जो फलादेश होगा वो हम बृहस्पति को जरूर मैच करके देखेंगे। तो बृहस्पति की स्थिति जो है अभी वर्तमान जो चल रही है मिथुन राशि में,
तो हम सबसे पहले मिथुन राशि वालों का देखेंगे कि मिथुन राशि वालों के पास पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा रुक रुक करके आएगा और वो अपनी उच्च राशि के बिल्कुल निकट हैं। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए 2025 भी बहुत अच्छा रहेगा और 2026 भी बहुत अच्छा रहेगा। उनको हर तरफ से पैसे ही पैसे आएंगे। बस उनको ध्यान इस बात का रखना है कि उनको जो है अपने गुरु के समकक्ष व्यक्ति का अथवा अपने गुरु का सम्मान जरूर करना है। कर्क राशि वालों को, कर्क राशि वालों ओके, उनके लिए 2025 और 2026 धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। शनि की वर्तमान स्थिति मीन राशि में चल रही है। ओके, अभी 30 मार्च को शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया और वो मीन राशि में आ गए। अभी तक वो कुंभ राशि में चल रहे थे। तो शनि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा देते हैं जिस राशि में वो बैठे होते हैं। यानी कि मीन राशि वालों का जो समय चल रहा है वो कठिनाइयों से, परीक्षाओं से और कंपटीशन से भरा हुआ है, भरा हुआ है। यानी ये कि एक कंपटीशन। 2025। हाँ, 25 में 30 मार्च से उन्होंने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि का कंपटीशन स्टार्ट। उनको लगातार महीने दर महीने, अगले महीने कंपटीशन पर कंपटीशन देने ही देने हैं। क्योंकि शनि जब किसी को धोते हैं ना तो एकदम क्लीन करके देते हैं। वो धोते बहुत हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानिए कि शनिदेव अगर आपको धोने में आ गए हैं तो आपको वो हीरा बना के जाएंगे। वही कहते हैं ना कि शनि देव जो है आपका पेशेंस ट्राई करते हैं। हाँ। कि मैं आपको जो देने वाला हूँ, कम से कम उससे पहले आपको जांच तो लूं कि जो हम आपको देंगे उसके काबिल आप हैं या नहीं। निश्चित रूप से इसीलिए जो है इतने सारे स्ट्रगल्स कंपटीशन आपको कराएंगे। तो 2025 और 26 और किन किन लोगों के लिए अच्छा है? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ओके, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 2025 और 26। 2025 और 26 ये दोनों का मैं बता रहा हूँ। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सिंह राशि किन के जो क्षेत्रों में? व्यक्ति हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बड़े व्यापार में सफलता मिलेगी ओके, और वर्ष 2025 में उन्हें बड़े अवसर मिलेंगे, अपने जीवन को बदलने के बड़े अवसर मिलेंगे सिंह राशि वालों को। और मेष राशि वालों को भी बड़े अवसर मिलेंगे। तो ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए तो कंपटीशन का समय है। हालांकि संघर्ष जो जीवन में आया है उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको सफलता नहीं देगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो आप ये निश्चित रूप से मानिए कि सफलता आपके बहुत निकट है, तभी आपको संघर्ष करवाया जा रहा है। और ग्रहों में शनि का जो प्रभाव होता है उससे कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। उनका न्याय हमेशा परफेक्ट ही रहा है और जब उन्होंने जिसको भी जो कुछ दिया है वो एकदम योग्यता के बराबर ही दिया है, ना कम दिया है ना ज्यादा दिया है। कहते भी हैं कि जैसे सुना होगा आपने कई बार कि शनि महादशा के बारे में अगर बात करें जी। तो क्या होता है ना कि लोगों का मानना होता है कि 7.5 चल रही है या शनि देव जी हम पे रुष्ट हैं, जिसके बारे में आप बता रहे जी थे जी। अभी। तो क्या साइन होते हैं, मतलब हम्म जैसे ऐसा हमारी लाइफ में क्या घटित होने लगता है, क्या चेंजेस होने लगते हैं जिससे हमको समझ जाना चाहिए कि ये शनि देव जी हम पे रुष्ट हैं, ये साइन है? और अच्छा। इसकी रेमेडीज क्या हैं? हाँ हाँ। इनको मतलब कैसे शांत किया जा सकता है? ओके, तो ये देखिए, शनि महादशा 19 वर्ष की होती है। हम्म, दूसरी बात ये है कि शनि महादशा में बहुत सारी पत्रिका ऐसी होती है जिनमें जन्म के समय शनि की ही महादशा में जन्म हुआ। ओके, तो अब उनके जीवन में शनि की महादशा तो आएगी नहीं, क्योंकि शनि की महादशा में जब आपका जन्म हुआ है और 19 साल, मान लीजिए कि किसी की 8 साल 10 साल की महादशा बीत चुकी है, फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ, तो 8-9 साल का बच्चा क्या ही अपराध करेगा और क्या ही उसके जीवन में तरक्की होगी। 9 साल 8 साल का बच्चा होगा, उसको कौन सी सफलता और कौन सी विफलता। तो जब हम मेच्योर हो जाते हैं, इवन 15 साल 16 साल उसके बाद अगर शनि की दशा आती है तो हम उसका अनुकूल फल और प्रतिकूल फल तभी तो हम जान पाते हैं। लेकिन हमारा जन्म के समय ही दशा आ गई मान लीजिए, और एक तरह से हम ये भी मान लेते हैं कि मान लो हमारी पत्रिका के अकॉर्डिंग 90 ईयर की जब ओल्ड हम हो गए, 90 साल की जब मेरी अवस्था हो गई, तब हमारी पत्रिका में शनि की महादशा आएगी, तब भी कोई परिणाम नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारी अवस्था इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि उसका प्रतिकूल और अनुकूल कोई परिणाम हम जान ही नहीं पाएंगे।
तो जी ये शनि महादशा जैसे जब होती है, शनि ग्रह हाँ, रुष्ट होते हैं जब, हाँ। तो ऐसा हमारी लाइफ में क्या होने लगता है? देखिए, शनि देव जब भी आपसे नाराज होंगे, तो हुँ, सबसे पहला आपका क्या होगा कि आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, वो काम छोड़ करके जाने लगेंगे। आपका जो व्यापार चल रहा है, आपकी दुकान है या आपकी इंडस्ट्री है या आपका बड़ा रोजगार है, उसमें आपके जो नौकर काम करते हैं, जो आपकी व्यवस्था को चला रहे हैं, इवन वो ड्राइवर हों, मैकेनिक हों, आपके ऑफिस एम्प्लॉय हों, ये सब शनि ग्रह के कारक हैं। जैसे आप देखते होंगे बाहर साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आते हैं, ये हुँ, सब शनि के ही स्वरूप हैं। अच्छा, ओके, और हमारे एम्प्लॉय भी शनि के ही स्वरूप हैं, जो हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, उनके पास मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है, वो सब शनि के ही स्वरूप है। तो अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं या उनकी आपसे ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी पत्रिका में शनि की स्थिति को देख लीजिए। अगर उनका आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है या आप उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी पत्रिका में बैठे शनि को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, ओके, जिसका प्रतिफल आपको आपके व्यापार में, हुँ। आपके निजी जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। आने वाले टाइम में या जैसे आपने कई पॉलिटिशियंस की भी हम्म, कुंडली पढ़ी होगी, जी, चार्ट पढ़े होंगे, तो क्या होता है ना कि कई पॉलिटिशियंस हैं जिनकी एकदम अचानक से ग्रोथ हुई है, हाँ, हाँ। जिनको कोई पहले नहीं जानता हम्म, था, अगर जानता भी था तो हम्म, जहाँ के वो नेता थे या हम्म, मंत्री थे वहीं के लोग जानते थे, हम्म, पूरा भारतवर्ष उनको तो नहीं जानता जी, था। कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं जी, जो एकदम से फेमस हो गए बहुत ज़्यादा। हम्म, तो ये एकदम जो सडन ग्रोथ होती है, चाहे हम्म, वो पॉलिटिशियन हो या सेलिब्रिटी हो, हम्म। उसके पीछे कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार होता देखिए, है? सबसे महत्वपूर्ण विषय आपने बहुत अच्छी चर्चा की और ये विषय जो संबंधित है वो राहु से है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसकी महादशा आती है 18 साल के लिए। और जब पत्रिका में राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है या उसको उसकी महादशा मिल जाती है, तो राहु का जो प्रभाव है व्यक्ति को हर्ष से अर्श पर लाने में बहुत समय नहीं लगाता। बहुत समय लगाता ही नहीं है। राहु, राहु ओके, राहु जो है वो माया का सूचक है। जैसे आपने देखा होगा एकदम से मोबाइल पे आपने देखा होगा कभी किसी को, और अचानक से उसकी इतनी जो है फैन फॉलोइंग हो गई कि वो एकदम छा गया। बहुत सारे लोग हो सकता है उसको पहले से जानते हों, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उसका नाम नहीं पहुंचा हो, लेकिन वो अचानक से इतना ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया कि उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया, सब उसको जानने लगे। तो इसके पीछे जो सबसे अच्छा रिजल्ट करने वाला ग्रह है, जो व्यक्ति को फर्श से अर्श का सफर तय करा देता है, हुँ, वो राहु है। इसलिए बहुत सारे लोगों को राहु को जरूर देखना चाहिए। राहु जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, ये कह सकते हैं छिपा हुआ ग्रह है। इसके बारे में बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज इकट्ठा कर रखी है कि राहु कैसे काम करता है आपके जीवन में। कैसे कैसे करता है काम? राहु का जो मूल प्रभाव है वो मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा कि कंफ्यूजन बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने देखा होगा, वो घर में रूम को लॉक कर देंगे और बाहर चले जाएंगे, गेट को पार कर गए और ऑन रोड हो गए, उसके बाद लौट करके आएंगे वो ताला चेक करने कि अच्छा, ताला बंद किया है या नहीं बंद किया। हाँ, कन्फ्यूज़न। कंफ्यूजन हुँ, ये कराता है राहु। गाड़ी में चाबी आपने की लगाया और आप भूल गए और बंद करके चले आए, घर आ गए, आप सो गए, फिर आपको याद आया की तो मैंने निकाली ही नहीं, घर में आराम से सो रहे थे फिर याद आया। ये है राहु। आपको अच्छी अच्छी जगह ले जाएगा हुँ, घुमाने के लिए, लेकिन जिस जगह पर जिस कार्य के लिए ले जाएगा हुँ, वो कार्य नहीं कराएगा। ओके, आप गए तो हैं, मान लीजिए किसी तीर्थ में आप दर्शन करने गए, लेकिन वहां जाते जाते आपको ये थका देगा और आपका मन ही नहीं लगेगा वहां दर्शन करने में। हाँ, आपको घूमने में बहुत मन लगेगा, अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाना खाएंगे, अच्छे वातावरण में घूमने जाएंगे, हुँ, स्विमिंग पूल में नहा लेंगे, अन्य जगह आपका ध्यान भटका देगा, हुँ। मोह में लगा देगा, लेकिन आपको दर्शन करने जब आप जाएंगे तो बोलेगा कि शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ, यहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब जो मेन काम है वो नहीं बनने वहां देगा। से आपको भटका देगा। ये राहु है। महाराज जी, मैं थोड़ा अपने बारे में अगर जानना चाहूँ, हम्म। मेरी राशि कुंभ है, तो कुंभ में कोई राहु का योग बन रहा है क्या अभी? देखिए, अभी कुंभ राशि वालों का जो समय है हुँ, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं
और वो 2.5 साल तक एक राशि में रहेंगे। अच्छा। और अभी वो कुंभ राशि से ही निकल करके मीन राशि में आए हैं 30 मार्च को। तो आपके ऊपर जो ढैया और साढ़े साती का जो चरण चल रहा था उसमें ये सेकंड फेज पे है, यानी अच्छा। कि मध्य भाग में चल रहा है। साढ़े साथी हमारी साढ़े साती का ये मध्य भाग है, अच्छा। यानी कि सर से उतर करके अब आपके पेट और सीने के हिस्से पर साढ़े साती का प्रभाव है। तो पहला चरण जो होता है वो कठिन होता है। दूसरा चरण जो होता है, क्योंकि पहले में आप इतना आपको वो झेला चुके होते हैं, इतनी चीजें बता चुके होते हैं कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्ट्रगल। स्ट्रगल करा करा के तो आप इस वाले 2.5 साल अपने आप को नया ज्ञान अर्जित करवाइए। ओके। शनि क्या कहते हैं? शनि का कहना यह है कि आप नई चीजें सीखो, नया ज्ञान अर्जित करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो। जितना आप अपने आप को पहले की अपेक्षा बेहतर करोगे, शनिदेव आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपको आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता के योग्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आपको संघर्ष कराते हैं। अच्छा, जैसे जिन पे साढ़े साथी चल रही है, हाँ। मध्य भाग है, और इसके लास्ट में अंतिम भाग, हाँ, अभी कितना और समय चलेगा ये 2.5 साल अभी और चलेगा। ये इवन ये 2.5 साल जो आपने अभी देखे हैं, इसके बाद 5 साल का समय, यानी कि 30 मार्च 2025 के बाद 5 साल, यानी कि 2030 तक आपका ये समझिए कि आपके कंपटीशन की तैयारी का समय है, जिसका रिजल्ट आपको 2030 में मिलेगा। निश्चित ही मिलेगा। निश्चित ही मिलेगा। तो ये कुंभ राशि वाले जो हैं, जैसे हाँ। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, हाँ। ठीक करने के लिए हाँ। क्या उपाय कर सकते हैं? उनकी मूर्ति वगैरह ला के रख सकते हैं? हाँ, उनकी पूजा कर सकते हैं, बट शनि देव के साथ एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी शनि देव के मंदिर जाइए तो सबसे पहले तो उनके नजरों के ठीक सामने आपको नहीं खड़े होना है, कि उनकी जो दृष्टि है वो आपके सीधा ना पड़े, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि है वो बहुत खराब है, क्योंकि वो जिसको देख लेते हैं वो दिशाहीन हो जाता है। इसलिए आपको भगवान शनि देव के मंदिर जाना चाहिए, बट आपको उनके राइट साइड में खड़े होकर के साइड से दर्शन करने चाहिए। आपको प्रणाम करना है तो दाहिने तरफ से उन्हें जाइए और प्रणाम करिए, अपनी सामग्री चढ़ाइए और उनके दर्शन करके वापस आ जाइए। उनसे नजरों से नजरें मत मिलाइए, क्योंकि शनि की जो कुदृष्टि है वो बहुत खराब है, वो आपको दिशाहीन कर देगी। हम अपने पुराने सवाल पे अगर आए, जैसे मैंने पूछा था कि जो सडन ग्रोथ मिलती है, हाँ। तो उसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आने वाला टाइम है किस पॉलिटिशियन के फेवर में है, किसका भाग्य चमकेगा? आप देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पत्रिका का अवलोकन किया है जी। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ओके। और भारत के राजनीतिक पटल पर वो सूर्य हैं। योगी जी। हाँ, और उनका जो राजनीतिक कद, जहां तक आप सब देखते ही, पूरी दुनिया में उनके फैन बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अब तो योगी जी का ऐसा हो गया ना कि अगर योगी जी का नाम लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हाँ। हाँ, कोई दमदार पॉलिटिशियन है, नेता है। देखिए, राजा को हमेशा अपने पास चीजें रखने वाला कोई व्यक्ति जो है नहीं है। राजा का काम ये होता है कि अपनी प्रजा के लिए करना। और योगी जैसा राजा, यानी कि सोने पे सुहागा, जिसका अपना कुछ भी नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण प्रदेश, समस्त ब्रह्मांड ही उसका है। और हमारी सनातन संस्कृति जो है वो इस बात की संवाहक है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो संपूर्ण दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं, तो हम ओके। किसी से क्या लेंगे? हमें तो जो देना है हम उसको देंगे। जब से पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जब से उन्होंने शपथ ली, उसके बाद से पूरे यूपी का माहौल बदल गया। तो आसपास के राज्यों में योगी मॉडल की चर्चा होती है। तो आने वाले टाइम में क्या हम योगी जी को एज अ प्रधानमंत्री देख सकते हैं? योग प्रधानमंत्री है ऐसा? बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक पटल पर योगी जी सूर्य के समान देदीप्यमान हैं और वो चमकते हुए सितारे हैं, और उनका नाम बहुत सालों तक भारतवासी याद रखेंगे। उनका कार्यकाल हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का कारक बनेगा, और उनके जो विचार हैं, उनकी जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए।
महाराज जी, अगर रुद्राक्ष की बात करते हैं हाँ। तो रुद्राक्ष के बारे में जो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि ये शंकर जी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत से लोग जो ये बात नहीं जानते कि ये रुद्राक्ष जो है ये एक यंत्र भी है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये जो 3 चीजें होती हैं ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में, ये क्या होती हैं, और फिर रुद्राक्ष के बारे में बताइए। देखिए, भगवान शंकर जब माता सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए, तो उनके वियोग में वह अपनी ससुराल गए। कनखल में भगवान शिव की ससुराल है, और वो जाकर के वहाँ उन्होंने बहुत रुदन किया, क्योंकि वो बहुत ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर स्वयं को उन्हें समझाना था। हालांकि वो देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी से बिछड़ने का दुख था। तो प्रकृति की संरचना के अनुसार देवादिदेव महादेव के रुदन करते समय जो अश्रु बूंद इस धरा पर गिरे, उन स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्ष जो है पैदा हुए। उनमें से बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो हमारे हरिद्वार में हैं, कनखल में हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा समय वहीं पर बिताया। उसके बाद वो अपनी पवित्र भूमि, अपने त्रिशूल पर जिस काशी को उन्होंने विराजमान किया, वहां पर वो आकर के उन्होंने तपस्या करी, अपने आप को समाधि में लीन कर लिया। ओके। और रुद्राक्ष के बाद आपने जो प्रश्न किया कि यंत्र, तंत्र और मंत्र, मंत्र की जो साधना है वो बहुत सारे मंत्र हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना की कि हम ईश्वर से जुड़ने का यह एक माध्यम मात्र है। चाहे वो मंत्र साधना हो, चाहे वो यंत्र साधना हो, और चाहे वो तंत्र साधना हो। इन तीनों साधनाओं का मूल उद्देश्य ये है कि हम ईश्वर के निकट स्वयं को कैसे ले जाएं, ईश्वर से हमारा जो है वो संबंध हो जाए, अच्छा। और ईश्वर हमारे भाव को देख करके हमसे रीझ जाए, हमें ईश्वर की करुणा प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए। यही इन तीनों विधाओं का माध्यम है, और इन्हीं माध्यमों से हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं। जैसे आपने रुद्राक्ष वाली बात बताई कि जहाँ जहाँ पे शिव जी के अश्रु गिरे, आंसू गिरे, वहाँ वहाँ पे रुद्राक्ष के पौधे निकल आए। तो मैंने जैसे आपने बताया कि हरिद्वार में, काशी में भी पेड़ उगे, लेकिन मोस्टली मैंने सुना है कि शंकर भगवान जी जब रोए तो उनके अश्रु जो वो रोए थे जो है कैलाश मानसरोवर पे, तो वो हिमालयन बेल्ट में ही रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, जहां जहां वो उनके आंसू गिरे, क्योंकि वो लगातार यात्रा कर रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती के खंडित शरीर को लेकर के विचरण कर रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने भगवान विष्णु का जो चक्र था, उन्होंने माता सती के शरीर को खंडित किया, तब भी भगवान शिव उनके शरीर को जो है अपने हाथों से ले जा करके रुदन कर रहे थे। भगवान शंकर का जो वास्तविक अगर स्वरूप देखा जाए, तो आपने बहुत सारे प्रतीकात्मक चित्रों में देखा होगा कि कैसा स्वरूप है, और उस समय उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी। तो उन दोनों में बहुत फर्क है। तो भगवान शिव जहां जहां रोए और उनके अश्रु बूंद जहां जहां गिरे, उन सभी स्थानों पर जो है रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए। तो हिमालयन बेल्ट में भी ऐसी ही स्थिति में वहां भी वृक्ष हैं। अच्छा, जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, पहनना स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, उसके नियम होते हैं कि आप जब जब भी शौच इत्यादि कर्म करने के लिए जाएं, तो रुद्राक्ष को निश्चित रूप से उतार करके किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। ओके। और उसके साथ साथ आपको निर्वस्त्र होकर के रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप किसी ऐसे स्थल पर जा रहे हैं जो निश्चित रूप से अपवित्र है, तो रुद्राक्ष की माला अथवा रुद्राक्ष, अगर आपने एक भी रुद्राक्ष अगर धारण किया हुआ है, तो आप ऐसे अपवित्र स्थान पर न जाएं। और जब भी उसे पहने, तो वापस से गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें, उसके बाद ही आप पुनः उसको धारण करें। ये जो मार्केट्स में रुद्राक्ष मिलते हैं, ये असली होते हैं रुद्राक्ष? क्योंकि जहाँ तक मुझे क्या लगता है ना कि 100 या 200 रुपए में या 30 या 40 रुपए में एक रुद्राक्ष मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो असली रुद्राक्ष तो नहीं ही है। इसकी जांच करने का विषय है ये कि आपके पास जो मार्केट में जो चीजें उपलब्ध हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब अच्छी हैं, और जरूरी ये भी नहीं है कि सब खराब ही हैं। क्योंकि इसके जो वृक्ष हैं, मैंने स्वयं जाकर के देखे हैं,
कनखल में जो रुद्राक्ष का वृक्ष है, तो वहां पर रुद्राक्ष लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है और जो जिस स्वरूप में मार्केट में उपलब्ध है रुद्राक्ष, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर। हाँ, क्योंकि जो रुद्राक्ष में वो चूंकि फल है, तो वो बेढंग है, उसका कोई आकार नहीं है, वो चौड़ा भी है, लंबा भी है, मोटा भी है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो मार्केट में तरासे हुए रुद्राक्ष हैं, वो कितने अच्छे स्वरूप में हैं, पॉलिश भी कर दिए जाते हैं। और जहां तक उनके उनके अंदर गुणवत्ता की बात है, तो गुणवत्ता के नाम पर कुछ भी नहीं है, गुणवत्ता ही नहीं है। आप अगर आपको पहनना है तो आप सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए आप उसे धारण कर सकते हैं। तो जो मोस्टली लेकिन मिल जो, रहे हैं हाँ, वो नकली ही है। वो नकली ही है मार्केट में। लेकिन क्योंकि हाँ, ये है कि कनखल में अगर हरिद्वार में हम देखें, तो वहां के जो पेड़ से रुद्राक्ष अगर प्राप्त करके उसको पहना जाए, तो उसका निश्चित रूप से रिजल्ट है। क्योंकि रुद्राक्ष की सुना है ना मैंने कि अगर शायद 16 मुखी होता है और उसके बाद 24 मुखी। हाँ, क्या हो गया है कि हमने जो कल्पना की है उसके अनुकूल जो है वो नहीं होता है। वो तो जब आप पेड़ से उसको नीचे तोड़ करके लाएंगे रुद्राक्ष को, तभी पता चलेगा कि ये कितने मुखी का है। नहीं, वो होता है ना कि 16 मुखी होता है एक रुद्राक्ष। हाँ, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, हम्म, 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष होता है, 8 मुखी रुद्राक्ष होता है। ओके। तो इस तरह के जो रुद्राक्ष होते हैं, इन्हें सभी प्रकार के मनुष्य पहन सकते हैं। ओके। सबसे बड़े मतलब कौन से मुखी के होते हैं, 24 देखिए, या 22? सबसे सबसे अच्छा और सबसे प्रभावशाली अगर कोई रुद्राक्ष माना गया है, तो वो एक मुखी रुद्राक्ष माना गया, जो एक मुखी। भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ये सबसे अच्छा फल देता है वो। ये अपनी कुंडली के हिसाब से हमको देख के रुद्राक्ष पहनना हाँ, चाहिए निश्चित रूप से। कि आप अगर कोई भी पहन पत्रिका, सकते हैं? आप अपनी पत्रिका को अगर जान पा रहे हैं, अगर आपके पास डिटेल है, तो आप अपनी पत्रिका को दिखवा लें, और उसका निरीक्षण करवाने के बाद आप उस पत्रिका के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष धारण करिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे। अगर क्रिस्टल्स की बात करें, हाँ। जैसे बहुत से लोग पहनते हैं जिनको मोती कहते हैं, हम्म सबसे पहले अगर क्रिस्टल्स के बारे में जो हम सोचते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ब्लू सफायर। वो इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का जब डाउनफॉल चल रहा था, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी थी, बैंक करप्ट हो गए थे, तो उन्होंने ब्लू सफायर को धारण किया था और उसके बाद फिर कहानियां बनती गई जो कि आपने भी सुनी होंगी और हमने भी। तो ये ब्लू सफायर का क्या इम्पैक्ट रहता है, इसके बारे में देखिए, हमें बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लू सफायर एक तरीके से जादुई रत्न है। नीलम किसी भी व्यक्ति को, जिसकी पत्रिका में शनि की महादशा आ गई है, और शनि उसकी पत्रिका में राजयोगकारी ग्रह है, क्योंकि सभी पत्रिकाओं में शनि राजयोग नहीं देते हैं। जैसे कि तुला लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग बनाते हैं, ओके। मिथुन लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग बनाते हैं, वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग देते हैं, और कुंभ लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग देते हैं, मकर लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग देते हैं, और कन्या लग्न की पत्रिका में शनि राजयोग देते हैं। तो ये 6 ऐसी राशियां हैं जिनकी लग्न होने पर शनि जो है राजयोगकारी बन जाते हैं, और उनकी दशा आ जाए 19 साल के लिए, और वो ऐसी स्थिति में हो, या तो उनके पास डिग्री वाइज बल हो, या बल अगर कम भी है तो आप वो स्टोन पहन लीजिए, ब्लू सफायर, जिसको हम लोग नीलम कहते हैं। नीलम जो है वो इस मध्यमा उंगली में पहना जाता है, और मध्यमा उंगली में आप उसको धारण करिए नियम पूर्वक। नियम पूर्वक ये है कि आप उसकी पंचोपचार पूजा करिए उसी रत्न की, और चांदी में बनवा करके पहनिए या गोल्ड में बनवा करके पहनिए। तो उसको धारण करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। कहते भी है ना कि ब्लू सफायर का इतना इफेक्ट है कि राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। अगर आपने उसकी अच्छे तरीके से शांति पूर्वक पूजा कर ली है, पंचोपचार यानी 5 प्रकार की विधि से, धूप दीप नैवेद्य से, जल से आचमन करके, स्नान करा करके, वस्त्र पहना करके, टीका लगा करके, और उसी शनि देव के मंत्रों का जप करके अगर आपने सिद्ध कर लिया है, और उसको स्थापित करके आपने अपनी अंगूठी में बनवा करके पहन लिया, तो आपको निश्चित रूप से राजा बनने में आपको कोई भी समस्या रोक नहीं पाएगी। इतना इफेक्ट लेकिन होता है। हाँ, सबसे पहले कुंडली का निरीक्षण जरूर कराना है आपको। इन्हीं लग्नों में, जो लग्नों की चर्चा मैंने की, 6 लग्न अगर हैं आपकी, तो आप नीलम आंख बंद करके पहन सकते हैं, और आपको राजा बनने में बहुत देर नहीं लगेगी।
ये जो जैसे हम अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम्म, तो जिस एस्ट्रोलॉजर से हम रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, वो एस्ट्रोलॉजर अपने लाइफ में क्या क्या फॉलो करता है, जैसे कहते हैं सात्विक भोजन करते हैं एस्ट्रोलॉजर, निश्चित रूप से। तो क्या उन एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट हम लोगों पे भी आता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वयं ज्योतिषी है और वो ग्रहों के द्वारा बताए गए जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो आप सबसे पहले खुद लाभान्वित नहीं होंगे। तो जब आप स्वयं ही लाभ नहीं लेंगे तो किसी सामने वाले को आप क्या लाभ देंगे? सही तो बात है। सबसे पहला इम्पैक्ट आपके ही जीवन से शुरू होता है। ओके। अगर आपको सूर्य का अच्छा फल लेना है या आपको अच्छा सूर्य का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर को पता अगर करना है तो आप उसके संबंधों के बारे में पता कर लीजिए कि उसके संबंध अगर पॉलिटिशियन से नहीं है, राजनीतिक रूप से वह व्यक्ति मजबूत नहीं है, अथवा राजनीतिक रूप से या अधिकारियों से या शासन सत्ता में जुड़े हुए लोग हम्म। उसके टच में नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि उसकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वो सूर्य के अच्छे रिजल्ट उसको नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम ही लाभान्वित नहीं होंगे तो हम किसी को लाभ क्या देंगे? तो बिल्कुल सही सबसे बात पहले है। उस एस्ट्रोलॉजर को उन नियमों का पालन करना चाहिए। महाराज जी, ये बताइए कि अगर मान लो किसी को भी जो अपने लिए एस्ट्रोलॉजर का चुनाव करना चाहता है, अपने लिए हम्म, एस्ट्रोलॉजर सेलेक्ट करना चाहता है, हम्म। तो उसको एस्ट्रोलॉजर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर उसके लिए बेस्ट हो सके? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है हम्म। कि आप जिन एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं हम्म। अपनी पत्रिका का अवलोकन कराने, क्योंकि 90% हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं या मेरी जानकारी में है जो ज्योतिष को या इस एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपकी पत्रिका में तो ऐसा है, आपकी पत्रिका में ये योग बन गया है, हम्म। अब तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, इवन ऐसी घटना हो जाएगी, पता नहीं आप बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे। बहुत गलत तरीके से डराते हैं ताकि हमें उनसे पैसा मिल जाए। बहुत सारी पूजा कराने के नाम पर या बहुत सारा ऐसा घटनाएं ऐसी आपके जीवन में हो जाएंगी, आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, है ना? हम्म। या कुछ ऐसा हो जाएगा या अनहोनी हो जाएगी, इसके नाम पर हम्म। वो डराते हैं। धन उगाही करते हैं। पैसे का एक तरीके से दुरुपयोग करने के लिए कि आपका पैसा मुझे मिल जाए, तो इसलिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर से व्यक्ति को बचना चाहिए। पहली बात, अगर जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है उसकी पहचान क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको सही प्रिडिक्शन देगा, कम टाइम में देगा और आपको सरल उपाय बताएगा जो उपाय आप कर पाओ। दूसरा, वो हम्म। आपसे पैसे की कोई डिमांड नहीं करेगा। हाँ, वो आपको पूजा सजेस्ट करेगा, लेकिन वो पूजा आपके निजी जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। या आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जैसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं अगर, हम्म। तो आप चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे या बड़ा पद पाने के इच्छुक होंगे या सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक होंगे, तो उसके लिए ग्रहों के अकॉर्डिंग वो आपको पूजा बताएगा। और आपको ये जरूर पता होगा कि इस ग्रह के इतने मंत्रों का जप किया जाएगा, उसके बाद हवन किया जाएगा, तर्पण मार्जन और दान किया जाएगा। तो उसमें जो पैसा लगेगा वो आपको एक एक पैसा जोड़ करके बताएगा कि आपको इतना पैसा देना है। अगर आप कर पाए तो हम इस दिशा पे काम करें, हम्म। और नहीं कर पाए तो हमारे पास और माध्यम है जिसमें आपका पैसा भी कम खर्च हो और आपको सफलता भी मिले। वो है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर। ओके। ये पहचान है उसकी। और अच्छा। जो नकली एस्ट्रोलॉजर हैं या खुद को बड़ा एस्ट्रोलॉजर मानते हैं और बड़ी बड़ी पूजाएं करवाते हैं, और वो इस तरह से पूजाएं करवाते हैं डरा करके कि आपके जीवन में अनहोनी हो जाएगी, आपके परिवार में ऐसी घटना हो जाएगी या आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत तरीका है। और उन एस्ट्रोलॉजर को हम जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर की श्रेणी में नहीं देखते हैं। अच्छा, जैसे आपने पॉलिटिशियन के लिए हम्म, बताया कि जो पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है, हम्म, तो ये बताइए कि अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है हम्म, या कोई उच्च पद पे जाना चाहता है, तो हम्म, उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कौन से ग्रहों की जांच हमको करानी चाहिए कि देखिए, उस लाइन में जाए या ना जाए? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं। ओके। और आपकी पत्रिका में सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर आप सत्ता और राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या आप
सरकारी पदों में चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, यूपीएससी क्रैक कर दें, पीसीएस क्रैक कर दें, या आप बड़े पदों पर बैठने के इच्छुक हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, सांसद, विधायक, इन सब पदों पर जाना चाहते हैं, तो आपकी पत्रिका में सूर्य का बलवान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य आपकी पत्रिका में कहीं से कमजोर पड़ेगा तो आपकी जो उन्नति है वो होगी तो, लेकिन जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, वो नहीं मिलेगा, वो फिर पूरी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए अगर मान लो सूर्य ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो? सूर्य ग्रह अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको सबसे पहले तो प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए, उगते हुए सूरज के दर्शन करने चाहिए, और तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ी डाल करके या गुड़हल का फूल डाल करके, रोली डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और मस्तक पर दोनों भौं के बीचों बीच इस रिंग फिंगर से रोली का टीका ऐसे गोल करके ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः ऐसे बोलते हुए अपनी दोनों भौं के बीच में लगाएं। इससे आपकी पत्रिका में सूर्य बलवान होगा और आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस सभा में आप जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको प्रशासनिक जो है क्षमता में आपकी वृद्धि होगी, आपका सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा, और सरकार के द्वारा होने वाले कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये पितृदोष क्या होता है महाराज जी? कई लोग परेशान रहते हैं हाँ, इससे, क्या होता है ये पितृदोष? पितृदोष जैसे हमारी पत्रिका में दिखाई देता है, सूर्य के साथ जब भी राहु अथवा केतु का योग होता है तो ये पितृदोष को दर्शाता है। तो पितृदोष एक तरीके से हम कुंडली में जो पितृदोष बनता है उसको हम ये मानते हैं कि हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं है। ओके। हमें अपने पूर्वजों के लिए, जिनकी पीढ़ियों में हमें जन्म मिला, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनके लिए किसी तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए, या किसी तीर्थ में कपड़े वितरण कर दीजिए, या किसी तीर्थ में प्याऊ लगवा दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तो आपकी पत्रिका इस बात की सूचक है कि आपकी पत्रिका में पितृदोष है, तो ये कोई बहुत खराब योग नहीं माना जाता है। मैं इसे बहुत खराब योग नहीं मानता हूँ। आपको आप अपने पितरों की सेवा का ये वरदान है आपको, कि आपको अपने पितरों की याद में, उनकी स्मृति में आपको कुछ पुनीत कार्य करना जरूर है। करना चाहिए। जैसे आप उनके लिए, आप अपने पितरों के लिए किसी अनाथालय में कुछ भोजन की सामग्री दान स्वरूप दीजिए। आपके पितर इससे बहुत प्रसन्न होंगे, और आपकी पत्रिका में जो पितृदोष बन रहा है वह भी शांत होगा, और ये आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। ये परेशान करते हैं पितृदोष? पितृदोष किसी तरह की परेशानी का कारण नहीं बनते, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो ये आपके निजी जीवन में बाधक तो बनेंगे। आपको पता चल जाए, आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवा लें किसी भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से, और अगर आपको पता चल जाए कि मेरी पत्रिका में पितृदोष है, तो आपको तुरंत किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी तीर्थ में जा करके वहां आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन के लिए, कुछ दान सामग्री या कुछ कपड़े अपने पितरों के नाम से दान देना चाहिए, जिससे पितृदोष तुरंत शांत हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष शास्त्र है, तो जो कि वेदों पे डिपेंड करता है। हाँ, वेद जब पढ़ेंगे आप हाँ, तभी ज्योतिष बनेंगे। तो क्या ये ज्योतिष जितने भी हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या आपसे मैं पूछूं, आप भूत पिशाच में या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं? देखिए, जो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा है वह भी रहती है, और नकारात्मक ऊर्जा है वह भी रहती है। तो कुछ एक स्थान ऐसे हैं जो इन सब चीजों को दर्शाते हैं। ओके। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने खुद व्यक्तिगत जा कर के देखा है, और अच्छा। इन पैरानॉर्मल शक्तियों को मैंने खुद महसूस किया है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कुछ एक स्थानों पर देखी गई हैं और होती हैं, इन्हें मैं मानता हूँ। जैसे कहीं आप गए हों, कोई हाँ, एक्सपीरियंस आपका? हाँ, मैं ऐसे दो स्थान हैं जहाँ पर मैं गया हूँ, और एक स्थान है, देखें तो नजीमाबाद में, वहाँ पर एक मंदिर है, और उसी से थोड़ा दूरी पर एक स्थान है जो बहुत पुराना एक कुआं है। तो वहाँ पर एक महिला के होने का आभास होता है, कुएं हालांकि में? किसी ने उसको देखा नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बात है, ये सन 70-71 के आसपास की बात है।
तो वहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, वो बताते हैं, मैंने उनसे जा कर के मिल कर के सब चीज़ें कन्फर्म की हैं। वहाँ महसूस होता है, पायल की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई महिला आवाज़ दे रही है। तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कोई इन चीज़ों को महसूस कर पाता है, कोई इन चीज़ों को बता पाता है, कोई इन चीज़ों को नहीं बता पाता है। सिर्फ़ इंगित करके, इशारे करके या कुछ ही माध्यमों से हमें ये पता चलता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ अभी भी होती हैं। वो कहते भी ना कि जैसे जो नेगेटिव ये जितने भी हैं हाँ, पैरानॉर्मल हाँ। एक्टिविटीज नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं, हुँ, तो ये उसको उस इंसान के पास नहीं जाती हैं, उसको नहीं महसूस हो सकती जिसका ऑरा पॉजिटिव में ज़्यादा होता है इनसे। बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति स्वयं ऊर्जावान है और पॉज़िटिव एनर्जी से भरपूर है। तो महाराज जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें, जी। हमारी ऑडियंस को। आई होप कि जो आपने जानकारी दी इससे ऑडियंस हमारी कुछ आज के बाद बेहतर ऑडियंस बन पाएगी, कुछ चीज़ें समझने के बाद, जानने के बाद। और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हम दूसरा भी पॉडकास्ट शूट करेंगे। जी, जी, निश्चित रूप आज से। जो है हम उम्मीद करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी जी, आएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।